स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। हम लोग पिछली कक्षा में अपने देश भारत के बारे में, इसकी स्थिति, उसका विस्तार के बारे में डिटेल से अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग इसके प्रशासनिक विभाजन और भौतिक विभाजन के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आगे बात करें तो भारत जो है विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसे पड़ोसी देश कहते हैं। हमने पिछले कक्षा में बताया था भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारत की सीमा किस देश के साथ कितनी सीमा इसकी लगती है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, भारत की जो सीमा है, सीमा रेखा, वो सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, और सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। ठीक है, अब देखें तो भारत बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर सीमा 4097 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, जो सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, और चीन के साथ 3380 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास, लद्दाख के पास, और इधर अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो सीमा है इसकी 3380 किलोमीटर है। ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ ये सीमा कितना साझा करता है, जो पश्चिम में है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये यहाँ पे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर के आसपास जो ये क्षेत्र है, ये सब का यहाँ पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करें तो नेपाल के साथ 1758 किलोमीटर की सीमा साझा होती है इसकी। ठीक है, 1758। फिर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है यहाँ पे ये कितना 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आगे देखें, भूटान के साथ ये 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पे सिक्किम के पास, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ, ये कितना सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा जो अफगानिस्तान के साथ है, ये 106 किलोमीटर के आसपास, कहीं पे 96 किलोमीटर भी दिया रहता है, कहीं पे 106 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है। ठीक है, ये वर्तमान में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे उस सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखें, इन सीमाओं का विभाजन जब हुआ उस टाइप पे इसका नामकरण भी किया गया था। ठीक है, नामकरण मतलब इसका नाम रखा गया था, कुछ नाम, जैसे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो इसका नामकरण किया गया। ठीक है, इसका रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं, जो कितना में 1947 में बनी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इस टाइम पे एक और देश बना था जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के नाम से इसको जानते थे हम लोग। तो पाकिस्तान का ये पार्ट था, बट 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बना दिया गया, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की सीमा है उसको भी रेड क्लिफ रेखा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसका नामकरण 1914 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, डूरंट रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों, 1893 में जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, उस टाइम पे अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा थी वहाँ, उस टाइम पे उस सीमा रेखा का नाम डूरंट रेखा नाम रखा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत में जो 106 किलोमीटर यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा है अधिकृत कश्मीर के पास, उसको भी हम लोग डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो भारत का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, विशालतम देश है दोस्तों। तो इसका जो प्रशासन करने के लिए इसका प्रशासनिक रूप से अलग अलग राज्यों और यूटी में डिवाइड किया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया, और उसको भी अलग जिलों में, फिर प्रखंड के रूप में, फिर पंचायत के रूप में, इस तरह करके इसका प्रशासनिक विभाजन किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने 28 राज्यों में इसको विभाजन किया। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, एरिया के हिसाब से।
एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। आखिर और बात करें दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा भारत का प्रशासनिक विभाजन। आगे बात करें भारत के भौतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है। भौतिक विभाजन मतलब दोस्तों इसको प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक भूदृश्य जो है भारत में, उसके आधार पर इसको किस प्रकार बांटा गया है। जैसे भारत में उत्तर में हिमालय है, मध्य में गंगा का मैदान, विस्तृत गंगा का मैदान है, तट है, यहाँ पे तट रेखाएं हैं, मरुस्थल भी अवेलेबल है, द्वीप समूह है। ये सारी चीज़ों के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन किया गया, इसको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, भारतीय तटीय मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है वो, फिर भारत के द्वीप समूह। इसके आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग इसके ये किस प्रकार इसका विभाजन किया गया है, कहाँ कहाँ स्थित है, किस प्रकार की इसका स्थिति है, वो भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए ये देखते हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर में भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है उस वहाँ पे हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ, पर्वतमालाएं पाई जाती है, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो जिसके उत्तर इसका विभाजन किया गया है, ये यहाँ से कितना पश्चिम से पूर्व साइड से, इधर से ये पूरा क्षेत्र में हिमालय विस्तृत है। ठीक है, ये किन किन राज्यों में है, तो यहाँ पे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद इधर फिर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, अगर बात करें कितनी लंबाई है पश्चिम से पूर्व तक तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है पश्चिम से पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2400 किलोमीटर। ठीक है, और राज्य के नाम याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके बाद राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, आगे देखें तो नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, मतलब इसका विस्तार ऊंचाई के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे महान हिमालय, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां सारी आती है, जो सारी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं भारत में, भारत और नेपाल में जो है महान हिमालय में जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, उसके बाद फिर मेकालू, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, लघु हिमालय की बात करें, इसकी महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 6000 मीटर मीन्स इसकी औसत ऊंचाई तक भी बहुत सारे विश्व के कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसकी औसत ऊंचाई तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितना ऊंचा है। ठीक, लघु हिमालय की बात करें तो 3600 मीटर से 4600 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है लघु हिमालय की। इसमें हम लोग जो घूमने के लिए शिमला मनाली सब जाते हैं, मसूरी जाते हैं, ये लघु हिमालय में स्थित क्षेत्र है। बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जानते हैं हम लोग, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय इसको बोलते हैं। लघु हिमालय को हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं या फिर मध्य हिमालय। महान हिमालय को वृहद हिमालय, मतलब वृहद मतलब बड़ा। ठीक है, वृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे देखें दोस्तों भारत के दूसरे स्वरूप, भौतिक स्वरूप के बारे में, तो उत्तरी मैदान मीन्स उत्तर में जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंधु का मैदान जो है पंजाब का क्षेत्र वाला, ये क्षेत्र, सारे क्षेत्र इसमें उत्तरी मैदान में आते हैं। ठीक है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, इन सबके द्वारा जो सिल्ट लाया जाता है, अवसाद को लाया जाता है, और क्या किया जाता है, पर्वतों से लाके इन क्षेत्रों में जहाँ पे इसका बहाव क्या होता है, गति इसकी धीमी हो जाती है, वहाँ पे निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण ये मैदान का निर्माण हुआ है। इसको हम लोग जलोढ़ निक्षेप भी बोलते हैं, क्योंकि जलीय भाग जल के द्वारा लाया जाता है, जो जिसमें अवसाद होते हैं उसको जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़ निक्षेप, इनका निक्षेपण होता है, मतलब जमा हो जाता है इसके कारण। ठीक है, ये कैसे मैदान है, तो ये समतल मैदान है। मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि भौतिक स्वरूप जो स्थल रूपों का निर्माण किस प्रकार होता है, उसमें मैंने बताया कि स्थल रूप का किस प्रकार निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने मैदान के निर्माण में सहायक कारकों को बताया था। ठीक है, आप वीडियो जाके देख लें। उत्तरी मैदान, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य इसमें आते हैं। ठीक है, यह कैसे कैसे मैदान है, तो ये उपजाऊ मैदान है। क्यों है, मैंने इसके बारे में बताया है लास्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो अवसाद मिट्टियाँ होती हैं, नदी क्या करती है, उनको काटती है, गारा कर दी जाती है, और उन अवसादों को, उन मिट्टियों को करके ला करके क्या किया जाता है, मैदानी भाग में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये उपजाऊ मैदान, जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इसका विस्तार की बात करें तो लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो ये फैला हुआ है मैदान, गंगा मैदान 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास फैला है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे पंजाब की बॉर्डर सीमा से लेकर के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का जो सीमा है, वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होने के कारण 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। इसका विस्तार मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। दोस्तों आगे देखें तो तीसरा स्वरूप बात करें भारत का, भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान में थार मरुस्थल है उसके बारे में। भारतीय मरुस्थल ये कहाँ पे, भारत के राज्य राजस्थान में है, यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्र में ये है। ठीक है, इसकी बात करें इसके स्वरूप के बारे में या इसके विशेषता के बारे में, तो ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, गर्म मरुस्थल है, गर्म शुष्क मरुस्थल है, यह रेतीला भाग है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति कम पाए जाते हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये शुष्क बन गया है, या रेगिस्तान इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी, राजस्थान जो मरुस्थल में प्रवाहित है, लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन ये लूनी नदी क्या होता है, गुजरात आते आते ये सूख जाती है, अंतरद्वीपीय नदी या अंतर्देशीय नदी भी बोलते हैं, जो एक ही देश के अंदर प्रवाहित होकर खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखें भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, जो प्राचीन भूमि गोंडवाना लैंड था। ठीक है, हमने पहले आगे कक्षा में पढ़ेंगे कि भारत जो विश्व के जो भूमि है, जो संसार के जो स्थलीय खंड है, उसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त किया गया था, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, वो आगे हम लोग कक्षा में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये प्राचीन भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका आकृति की बात करें तो ये लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, लगभग त्रिभुजाकार है। भारत के जो ये पठारी भारत, ये पठारी जो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, इसके अंतर्गत भारत का जो दक्षिणतम भाग है 0.23 डिग्री कर्क रेखा से जो दक्षिण वाला भाग, ये सारे भाग इसमें आते हैं। ठीक है, इसका विस्तार की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अरावली पर्वत जो है, नॉर्थ ईस्ट में अरावली पर्वत से लेकर वेस्ट में जो पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है। ठीक है, पूर्व में ये पूर्वी घाट, ये सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, पूर्वी घाट। और उसके बाद फिर यहाँ पे साउथ में जो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ ये सारे क्षेत्र कहाँ इसमें आते हैं। पूर्व की बात करें तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ, और जो यहाँ पे मेघालय का पठार है, ये भी इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पूर्व का विस्तार बोल सकते हैं, मेघालय तक इसका विस्तार है। आगे देखें तो इसमें बहुत सारे पठार के नाम, पठार कौन कौन से पठार आते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद फिर दक्कन का पठार, उसके बाद मेघालय का पठार, ये सारे इसमें आते हैं। कुछ पर्वत पहाड़ियाँ भी आते हैं, जैसे सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल, फिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, फिर पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ जो आते हैं, पर्वत आते हैं, ये सारे प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट सतत है, मीन्स यहाँ से ये ताप्ती नदी जो यहाँ पे है, जो भ्रमश घाटी में बहती है ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में जो है इसका कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, यह सतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उसको कटे फटे हैं। ये बताएंगे इसके बारे में क्या है, ये ऐसा क्यों है, नहीं है, सब देखेंगे, जानेंगे। लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। ठीक है,
और ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसकी ये लंबी अन्नामलाई है। अन्नामलाई ये इसका दक्षिणतम भाग है, ठीक है। दक्षिण में, पश्चिमी घाट के दक्षिण में कौन है? अन्नामलाई। और अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी ये यहाँ क्या है? भारत का, दक्षिण भारत का सब सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, ठीक है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है? नीलगिरी के डोरा बेटा में यहाँ पे आके मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी के डोरा बेटा में मिलते हैं। पूर्वी घाट सतत नहीं है, इसका विस्तार कहाँ से है? महानदी से नीलगिरी तक है। अब जान लेते दोस्तों इस पश्चिमी घाट सतत क्यों है और पूर्वी घाट सतत क्यों नहीं है। पश्चिमी घाट क्या होता है? पश्चिमी घाट ऊंचा क्षेत्र है, इसका ढाल क्या है? ये पूर्वी साइड की ओर इसका ढाल है। तो ये पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ जैसे कावेरी, कृष्णा हो गई, महानदी, गोदावरी हो गई, और कावेरी गोदावरी से जो नदियाँ, कृष्णा नदियाँ, ये क्या है? ये पूर्वी घाट से निकल के पश्चिमी घाट की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ओर बहती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? जो पश्चिमी घाट कटाव करके इन्होंने क्या किया? इसको फैला दिया, चौड़ा कर दिया, उसको घाट को कटाव किया, पर्वत को, पूर्वी घाट को कटाव किया गया, जिसके कारण ये सतत नहीं है। और ये पश्चिमी घाट जो है सतत है, समझ गए। आगे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, गैप है, मतलब पर्वतों के बीच में गैप बन गया है। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये सर यहाँ पे बने हुए पूर्वी घाट पे। दोस्तों आगे देखें भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो भारतीय तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में। पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिमी घाट के पश्चिम वाला भाग आता है, पूर्वी तटीय मैदान में पूर्वी तट के पूर्व वाला भाग आता है, ठीक है। ये आप इसके बारे में देखते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। पश्चिमी तटीय जो है वो सकरा है, ठीक है, ये खड़े कगार पे स्थित है, ठीक है, इसके कारण ये सकरे हैं। और पूर्वी तटीय मैदान जो है ये यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, और यहाँ पे क्या होता है? नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखते हैं, पूर्वी घाट चौड़े हैं, पश्चिमी घाट सकरे हैं, ठीक है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये सारे क्या करते हैं? पूर्वी तट पे क्या है? डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये चौड़े मैदान के रूप में है, ठीक है, विस्तृत चौड़े मैदान है। और पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है, कुछ बहुत कम नदियाँ बहती है, पर नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये और यहाँ पे ये नदी क्या है? ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। और ये खड़े कगार पे स्थित होने के कारण ये सकरे हैं, समझ गए। आगे देखें भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। जो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। यहाँ पे लगभग 36 द्वीप के आसपास द्वीप है, जिसमें से 10 द्वीपों पे लोग निवास करते हैं। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसके प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है। अंडमान की बात करें तो ये लगभग 3-4 भागों में बांटा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, चार में अंडमान को बांटा गया है, और एक ग्रेट निकोबार, ठीक है। जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे लगभग 572 द्वीप हैं, ठीक है। और बात करें तो इसके भी अधिकतर द्वीप सबसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाल निर्मित द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 572 द्वीप के आसपास है। अंडमान द्वीप समूह में भारत का एक जागृत मीन्स जीता जागता जो ज्वालामुखी है वो स्थित है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि भारत का जागृत ज्वालामुखी का नाम क्या है और किस द्वीप पे स्थित है। इसके अफवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भारत की जो अफवाह तंत्र है, तो भारत की अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रायद्वीप नदी में बहने वाली नदियाँ, दूसरी हिमालय में बहने वाली नदियाँ। हिमालय में जो नदी बहती है उसको हिमालय से उत्पन्न होकर जो नदियाँ आती हैं उसको हिमालय की नदियाँ बोलते हैं। हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा हो गई, गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसके जो तंत्र है, इसके सहायक नदियाँ हैं, इसके तंत्र को हम लोग हिमालय की नदियाँ बोलती है, हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, ठीक है। और ये नदियाँ जो है क्या होती है, हिमालय से उत्पन्न जो नदियाँ होती हैं, गंगा नदी, यमुना,
यमुना नदी, सिंधु नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, जो ये नदियाँ हैं ये क्या है, ये नदियाँ सदाबहानी होती हैं, मतलब ये ग्लेशियर से निकलती है जिसके कारण हमेशा इसमें जल भरा रहता है। ठीक है, ये सब लंबी नदियाँ भी हैं। ठीक है, और भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है ये लगभग इस पर डिपेंड करती है। आगे प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियाँ उसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी बोलती है। ये सदाबहानी नहीं होती है क्योंकि इसमें एक मौसम में इस जल सूख जाता है, वर्षा पे निर्भर करती है अधिकतर। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं तो महानदी आती है, नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है और सारे छोटी छोटी नदियाँ, ये सारे ये इसके भाग हैं। ठीक है दोस्तों अब झारखंड में भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे दामोदर नदी हो गई, कोयल नदी हो गई, फिर स्वर्णरेखा नदी हो गई। ये सारी नदियाँ झारखंड में बहने वाली नदियाँ, बराकर नदी हो गई, ये सारी झारखंड की नदियाँ हैं, झारखंड के नदी तंत्र में आते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे अन्य स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।